हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड जैसा आप सब जानते हैं, हमने हीट चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे देता हूँ, आप जाके देख लीजिए। ओके, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने लास्ट लेक्चर जो है हमने खत्म किया था जो है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, राइट। एंड उसमें हमने होप्स एपैरेटस को देखा था, कैसे जो है होप्स एपैरेटस से हम एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। एंड आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, देन रह जाएगा सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। सो प्लीज एंड तक देखना पूरा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ हीट की। पहले देखो हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट तो करेंगे, बट उसके पहले हम जो यूनिट्स ऑफ हीट कर लेते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट? तो हम जो है हीट को जब मेजर करते हैं, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, राइट, या मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो वैसे हम जो है यहाँ पे ना हीट को भी मेजर करते हैं किसी यूनिट में। तो यहाँ पे वो जो यूनिट जिसमें हम हीट को मेजर करते हैं, यहाँ देखो हमने लिखा है द यूनिट ऑफ हीट आर कॉल्ड जूल, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन करते हैं विद कैपिटल जे। तो जूल जो है वो यूनिट ऑफ हीट है। और ये जो यूनिट है, देखो हमारे पास जो यूनिट होता है ना, 2 तरीके के होते हैं बच्चों। एक होता है सीजीएस यूनिट और एक होता है एसआई यूनिट, राइट। तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है और सीजीएस यूनिट क्या है? तो जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और सीजीएस यूनिट होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और यहाँ पे बच्चों बता दूं मैं, एसआई यूनिट को हम यहाँ पे एमकेएस भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसे यूनिट्स, देखो ये ऐसा यूनिट बनाने का रीजन क्या था? ये हमने इसलिए बनाया था ताकि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे क्या होता था, मास को जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में मेजर करते थे, जैसे हम इंडिया में मास को यहाँ पे किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, किसी कंट्री में उन लोग पाउंड्स में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम डेटा एक्सचेंज करते थे तो ये हमारे लिए जो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा यूनिट बनाया जो सब जगह सेम होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा यूनिट बना दिया विच इज वी कॉल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसको हम जो है एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सेकेंड जो टाइम है, यहाँ पे सीजीएस में भी जो सेकेंड है वो हमारा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे जूल जो है वो एक ऐसा यूनिट है हीट के लिए। और हम बात करेंगे कैलोरी की, तो कैलोरी जो है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ना कैलोरीज, तो कैलोरीज भी जो है एनर्जी का ही यूनिट है, बट वो जो है वो सीजीएस यूनिट है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जब हम बात करते हैं लेंथ की, तो देखो हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, राइट। तो जब हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो वो होता है हमारा ऐसा यूनिट। बट अगर उसी लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा सीजीएस यूनिट, राइट। तो ये डिफरेंस है। तो ऐसे हम ऐसा ही और सीजीएस यूनिट लेते हैं। सो दिस इज व्हाट द यूनिट फॉर द हीट वी टेक। सो देयर आर टोटल 2 यूनिट्स। एक है हमारा जूल विच इज इन सीजीएस, एंड उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम जे से देते हैं, मतलब डिफाइन जे से करते हैं। और कैलोरी जो है ये भी हमारा सीजीएस यूनिट है, और शॉर्ट में उसको हम CAL लिखते हैं, कैलोरी, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमने देखो स्टेटमेंट दिया है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच। अब सी किलो किलो लग गया, किलो मतलब क्या होता है 10⁻³ या 10 पावर 3, ओके। किलो मतलब क्या होता है 10 पावर 3। तो 1 के आगे क्या करना, आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 1 into 1000 will give me 1000 कैलोरीज, राइट। तो 1 किलो कैलोरी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1000 कैलोरीज, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया है हमने, ये हमने कैलोरीज और जूल का रिलेशन बताया है इसके अंदर। नाउ सी, कैलोरीज एंड जूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इनके बीच में जो रिलेशन है कैलोरी और जूल में, वो रिलेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया बाय दिस, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में फिलअप के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, राइट बच्चों, ये ध्यान देना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। Okay, right. Now we will moving to the next topic, which is the important part of this chapter, specific heat capacity. इसके पहले हमने ये जो देखा, ये यूनिट्स थे खाली हीट के लिए। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करना है। अब अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों की बुक में जो है ना एक ट्राई दिस करके दिया है, एग्जाम्पल दिया, राइट। एंड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आप समझ सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। बट मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन विल मूव टू दैट, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान से सुनना, हमने लास्ट लेक्चर जो है हीट और कैपेसिटी, राइट, हीट और टेम्परेचर पढ़ लिया था, राइट। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हम यहाँ पे हीट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और वेरी हीट हमने क्या बताया था लास्ट टाइम, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। टेम्परेचर इज जस्ट अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, लाइक अभी मुझे अंडरस्टैंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, ओके, मैं कहता हूँ बस एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे हीट करना है और हीट करके मुझे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना होगा,
तो मुझे उसे हीट देनी होगी, हीट एनर्जी देनी होगी। तो यहाँ पे ना बच्चों ऐसा होता है कि हर ऑब्जेक्ट का, जैसे हमने यहाँ पे देखो अभी 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, आयन, कॉपर और लीड। ये मेटल्स एक तरीके के सारे मेटल्स है, आयन, कॉपर एंड लीड। तो ये सारे मेटल्स जो है, ठीक है, इन मेटल्स में अभी मैंने क्या करना है, इन सबका मेरे को ना टेम्परेचर रेस करना है। तो मैंने अभी फिलहाल क्या बोला, मेरे को 1 डिग्री से टेम्परेचर रेस करना है, तो उसके लिए मुझे कितना हीट देना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दो कि हर मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट होता है, मतलब जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले, लेट से आयन, तो मैंने आयन को यहाँ पे इसका टेम्परेचर था लेट से, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ अभी, मैं तो इसको अंडरस्टैंड ही कर लेते हैं। सी, हम क्या करेंगे, हम ये 3 बॉल लेंगे, आयन, कॉपर और लीड। हमने ये 3 बॉल ले लिए, मेटल बॉल्स, ठीक है। और इन मेटल्स बॉल को हम क्या करेंगे, इनको हम हीट करेंगे तब तक जब तक ये जो है इनका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री तक ना चले जाए। तो इनका ऐसा तुम्हारे बुक में कैसा एग्जांपल दिया है, आपको क्या करना है, आपको एक बॉइलिंग वाटर लेना है, ध्यान से सुनना, आपको एक बॉइलिंग वाटर लेना है, ठीक है। तो लेट्स से हमारा बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको ये तीनों भी जो बॉल्स है, आयन के, कॉपर के और लीड के, ठीक है। तो ये आयन है, ये कॉपर है और ये लीड है, ये तीनों को क्या करना है, उस बॉइलिंग वाटर में डाल देना है। और फिर हमें थोड़ा टाइम वेट करना है जब तक इन सबका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, मतलब इन सबका टेम्परेचर 100 डिग्री तक ना पहुंच जाए, सारे आयंस बॉल का। तो मैं कहता हूं कि मैंने इन्हें क्या किया, इस बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, और मैं तब तक वेट करता हूं जब तक सबका टेम्परेचर क्या हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो मैं अभी कहता हूं कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि चलो इस टाइम के बाद अब सारे मेरे मेटल बॉल जो है, आयन, कॉपर एंड लीड, सबका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हमने मेटल बॉल को बॉइलिंग वाटर में डाला तो मेटल बॉल ने क्या किया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की उस बॉइलिंग वाटर से, और वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसने क्या किया, अपना टेम्परेचर रेस कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या सबने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, 100 डिग्री पे जाने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए जो हीट एनर्जी इन लोगों ने एब्जॉर्ब किया, मेटल्स बॉल ने, क्या वो हीट एनर्जी इक्वल अमाउंट में सबने एब्जॉर्ब किया। अब देखो मैंने जैसे एक एग्जांपल देना है, मान लो मैंने आयन का एग्जांपल लिया, मैंने बोला आयन ने 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए उसे 500 जूल की एनर्जी लगी, ओके। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे मैंने बोला आयन बॉल को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए कितनी एनर्जी लग गई, 500 जूल्स। जूल्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट भी हम जूल ले रहे हैं। तो 500 जूल से जो है एनर्जी लग गई, ठीक है, कि क्या होने के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के लिए। तो जितना एनर्जी आयन बॉल ने गेन किया टू रीच द टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या उतना ही एनर्जी कॉपर भी लेगा, उतना ही एनर्जी लीड भी लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो बच्चों तो इसका आंसर है कि दे विल नॉट टेक इक्वल एनर्जीज। यहां पे वो इक्वल एनर्जी नहीं गेन करेंगे टू रेज दैट टेम्परेचर। तो वो कितनी एनर्जी गेन करेंगे टू रेज दैट टेम्परेचर, तो ये जो हर एक ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी गेन करता है, वो डिपेंड करता है बच्चों उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। हर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है। अभी आप अपने रूम में हो, तो आप अपने रूम में देखो, आप हर चीज को आप टच करके देखो, हर एक का जो है टेम्परेचर अलग होगा। अगर कोई मेटल है, मेटल को टच करो, वुड को टच करो, वॉल्स को टच करो, नीचे हमारे फ्लोर्स है उनको टच करो, तो यू विल सी दैट एवरी मटेरियल्स विल हैव डिफरेंट टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे हर एक का टेम्परेचर अलग अलग क्यों है, बिकॉज सबकी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो अगर हर एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो भी चेंज होगा, वो भी वेरी होगा, या फिर जो हीट एनर्जी गेन करेंगे वो भी वेरी होगा। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं ये तीनों बॉल्स की, तो जब तीनों बॉल्स को हम एक ही टेम्परेचर पे लेके जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जब सारे तीनों बॉल्स एक ही टेम्परेचर पे चले जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन था क्या वो सारे सेम एनर्जी गेन करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। They will not gain the same amount of energy to raise their temperature. Why? Because every metal ball, every different materials will have different specific heat. और जिसका स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है गेन नहीं करेंगे टू रेज द सेम टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका डेफिनेशन क्या दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। नाउ सी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। मैं एक यूनिट मास लेता हूँ, ठीक है, तो एक यूनिट मास का मुझे टेम्परेचर जो है रेस करना है, ठीक है। तो एक यूनिट मास का टेम्परेचर रेस करने के लिए वो कितना हीट एनर्जी ले रहा है, हमें वो पता करना है, ठीक है। और वो जब हीट एनर्जी लेगा, देखो एक ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी गेन कर रहा है, राइट, या ले रहा है अपना टेम्परेचर रेस करने के लिए, जिसका मास हमने यूनिट मास बोला है।
और कितना टेम्परेचर रेज करने की हम बात कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से, राइट। तो हमने यूनिट मास लिया है, हमने 1 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस ऑब्जेक्ट ने कितना हीट एनर्जी गेन किया है, उसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यस, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी फॉर्मूला है, हम आगे बताएंगे कैसे करना है, उसपे कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे हमने बोला कि कितना जो है एनर्जी वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट का अभी जैसे स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगा, राइट, एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। तो हर ऑब्जेक्ट अगर अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है, तो उसे जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन करनी पड़ेगी वो अलग अलग गेन करनी पड़ेगी। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे 3 बॉल्स जो हमने ये लिए थे, वही बॉल्स को हम बात करते हैं, इस पे आता हूं मैं। तो हमने 3 बॉल्स ले लिए, फिर से एक हमने लिया आयरन, कॉपर और लीड, ठीक है, इसी की एग्जांपल ले रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, लेट्स से ये सबका टेम्परेचर सेम है, सब रूम टेम्परेचर पे है, कितना 30 डिग्री सेल्सियस, सब लोग रूम टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तीनों बॉल्स। अब मैं कहता हूं मुझे इन तीनों को ना 1 डिग्री से इनका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मैंने कहा मुझे आयरन का टेम्परेचर 31 चाहिए, कॉपर का भी 31 चाहिए, लेड का भी 31 चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे दोनों को, इन तीनों को हीट देना पड़ेगा। एंड व्हेन आई गिव देम हीट, तो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर रेज करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता था कि हम क्या ये तीनों सेम एनर्जी लेंगे, तो ऑब्वियस है तीनों अलग एनर्जी लेंगे। तो मैंने ऐसे बोल दिया, लेट्स से आयरन को लग गया 20 जूल ऑफ एनर्जी, कॉपर को लग गया 15 जूल ऑफ एनर्जी और लेड को लग गया 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखो तीनों ने जो है अलग अलग जूल्स ऑफ एनर्जी गेन किया टू रेज दैट टेम्परेचर, राइट। तो देयरफॉर ये जो अलग अलग, देखो मोटो तो एक ही था, रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बट हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो अलग थी। इतने ज्यादा हीट एनर्जी लिया, इसने उससे कम लिया, इसने उससे कम लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी गेन हो रहा है वो किस पे डिपेंड होगा, हमारा स्पेसिफिक हीट पे। तो हर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है, देयरफॉर उनका जो हीट गेन करने का जो क्राइटेरिया है वो भी अलग होगा टू रेज दैट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अभी देखो हमने लिखा है स्पेसिफिक हीट का जो है डिनोशन, तो हम स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को हम किसी डिनोट करेंगे बच्चों, सी से। तो सी इज, अगर हम कोई न्यूमेरिकल लिख रहे, कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, सी आता है, तो सी क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट। फिर हम बोलेंगे जो इसकी एसआई यूनिट है, तो स्पेसिफिक हीट का जो एसआई यूनिट है वो है जूल पर, अभी देखो जूल हमारा एसआई यूनिट था, पहले भी बता दिया था हमने। तो जूल ये पर है, लाइन मतलब डिवाइडेड बाय, जूल डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस केजी, डिग्री सेल्सियस केजी, राइट, जूल डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस केजी, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया किसका, स्पेसिफिक हीट का, ओके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा सीजीएस यूनिट के बारे में। तो सीजीएस यूनिट जो है इसका कैलोरी है, राइट, जैसे जूल था, जूल की जगह पे हम कैलोरी ले लेंगे, डिवाइडेड बाय केजी की जगह पे हम ग्राम ले लेंगे, बिकॉज केजी इज एसआई यूनिट एंड ग्राम इज सीजीएस यूनिट। और डिग्री सेल्सियस तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर के लिए जो है हम एसआई यूनिट जो है डिग्री सेल्सियस ही लेंगे और सीजीएस भी डिग्री सेल्सियस ही लेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस पे थोड़ा सा गौर डालते हैं। देखो इसमें हमने क्या दिया है, हमने एक वैक्स लिया है, ठीक है, हमने एक वैक्स लिया है, और उस वैक्स पे हम क्या करते हैं, ये 3 आयन बॉल लेते हैं और तीनों आयन बॉल को हम क्या करते हैं 100 डिग्री तक लेके जाते हैं, फिर उस वैक्स पे हम रख देते हैं। तो उस वैक्स पे जो हम रखते हैं, तो वो अभी देखो ऑब्वियसली वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा जब उस पे कोई हीट ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने आयन बॉल रखा, कॉपर रखा, लेड रखा, तीनों, और तीनों का मुझे कितना था 100 था। ये तीनों का टेम्परेचर सेम है, बट क्या तीनों में हीट एनर्जी सेम होगी, नहीं होगी, तीनों का हीट एनर्जी अलग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयन बॉल का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है, कॉपर का कम है, लेड का और भी कम है। मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी जो है यहाँ पे हीट एनर्जी जो उनके अंदर थी स्टोर्ड वो अलग अलग थी। दैट मीन्स आयन का पेनिट्रेशन ज्यादा, तो आयन ने ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, कॉपर ने उससे कम किया था, लेड ने उससे भी कम किया था, देयरफॉर उनका पेनिट्रेशन जो है वो अलग अलग लेवल पे जा रहा है। So this is what all about your specific heat capacity, and specific capacity में आपको डेफिनेशन याद रखना है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। अगर हमें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हीट एनर्जी, तो अगर मुझे हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लिख देता हूँ मैं हीट एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज माय हीट एनर्जी। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट हीट एनर्जी, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, m into c into delta t। Now what is m? m is the mass of object which we will take in kg, right? अगर मुझे SI में करना है, CGS में करना है, तो मैं ग्राम में लूंगा। C is my specific heat capacity। C क्या है हमारा specific heat capacity। Delta T is my change in temperature, right? Delta T क्या है हमारा change in temperature,
ओके, ऑब्वियस है। देखो अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने बताया इसका टेम्परेचर पहले क्या था 30 से 31 पे लेके गए हम, तो हमने टेम्परेचर चेंज किया ना, टेम्परेचर कितना चेंज किया 1 डिग्री से। चेंज इन टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें जो हीट एनर्जी मिलती है वो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है। बट जब हम टेम्परेचर लो करते हैं, ठीक है, जैसे किसी का टेम्परेचर 30 है, मैं 30 से उसको लेके आना चाहता हूँ 25 पे, तो फाइनल टेम्परेचर 25 होगा, इनिशियल क्या होगा 30, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 25 माइनस 30 विल गिव यू माइनस। तो अगर इसका आंसर मेरे को माइनस आता है तो इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी वहां पे लॉस हो रही है, गेन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा बच्चों, इससे आपको ये पता चलेगा इस फॉर्मूले से, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था आयन का, मैंने बोला आयन को मुझे 1 डिग्री से हीट करने के लिए, ध्यान सुनना, मुझे आयन का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए मुझे कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। आपको स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए, किसका, आयन का, बिकॉज मैंने बताया स्पेसिफिक हीट हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, बट हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। अभी आयन लिए तो आयन का फिक्स होगा जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, मास, उसका आपको मास लिखना है। जैसे हमने 1 kg ऑफ आयन ले लिया तो मास 1 kg लिखना है, स्पेसिफिक हीट पता है तो वो लिखना है, और चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री वो लिखना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या दे देगा, वो आपको दे देगा भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आयन बॉल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल योर फॉर्मूलेस, राइट। इसको अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ये कर लिया। अब आपके बुक में देखोगे तो एक टेबल दिया हुआ है, राइट, पेज नंबर 63 पे येलो कलर में, ठीक है। तो वो टेबल जो है उसके अंदर आपको बताया है कि कौन से मटेरियल पे कितनी स्पेसिफिक हीट होती है, किस मटेरियल की, राइट। जैसे यहाँ पे इन्होंने वाटर बताया है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट है 1, फिर पैराफिन का है 0.54, राइट। उसके बाद जो आप देखोगे आयन, कॉपर, सिल्वर, मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ आप देख लो, ठीक है। तो आयन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे सबका स्पेसिफिक हीट आपको जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी नहीं, आज की वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा एनर्जी ट्रांसफर और कैलोरीमीटर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Well, now we will do the next topic which is heat exchange and the measurement of specific heat, right। तो अभी हमने स्पेसिफिक जो भी किया है तो उसका हमें यहाँ पे देखना है कि हीट, पहले तो हमें देखना है कि हीट एक्सचेंज कैसे होता है किसी ऑब्जेक्ट में, और हीट एक्सचेंज अगर हमें सीख लिया तो उसके बाद हमें सीखना है कि हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करें, ठीक है। तो वो करने के लिए देखो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे पहले तो हीट एक्सचेंज अंडरस्टैंड करेंगे। देखो उसके लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। नाउ व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं करता है, बराबर, तो उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के बाद हमारा एनवायरनमेंट है। तो मतलब अभी ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा मैंने कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है। ये सिस्टम मेरा आइसोलेटेड है, मतलब ये जो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट है ये अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ ही जो है गिव एंड टेक करेंगे। बाकी यहाँ पे एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ जो है वो जो है रिएक्शन नहीं करेगी या इंटरेक्शन नहीं करेगी। तो देखो अब क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि एनर्जी कभी भी क्या होती है, हायर टू लोअर फ्लो होती है। तो अभी हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो एनर्जी है हॉट ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा है, और एनर्जी जो कोल्ड ऑब्जेक्ट का है वो क्या है, लो है। तो यहाँ पे एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। और कब तक फ्लो होती रहेगी एनर्जी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट या दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक ये एनर्जी फ्लो होगी। तो यहाँ पे, और ये एनर्जी जो है और किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने लिखा है, द एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट तो अपनी एनर्जी लॉस करने वाली है, और उसे कौन गेन करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट। सो द एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जितना हॉट ऑब्जेक्ट ने एनर्जी लॉस किया उतनी एनर्जी क्या हुआ, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने गेन किया, और इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। बट यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है उतना गेन कर रहे हैं हम कब बोलेंगे, जब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। अगर हमने आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लिया तो ये जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी ये एनवायरनमेंट के साथ होगी, तो जितना लॉस होगा जो और जो गेन करेगा तो वो उतना गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी एनर्जी जो लॉस हो जाएगी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट अभी हमारा यहाँ पे हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, राइट। अभी स्पेसिफिक हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उसका हम देखेंगे कि हमसे मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो देखो उसके मेजरमेंट के लिए 2 मेथड है, मतलब एक मिक्सिंग मेथड या फिर कैलोरीमीटर बोलते हैं हम। कैलोरीमीटर लोअर सेक्शन में आपने पढ़ा है, आपके बुक में डायग्राम नहीं दिया, बट मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया सो दैट आपको इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो देखो मुझे कैलोरीमीटर से, इसे हम बोलेंगे कैलोरीमीटर, ये हमारा डायग्राम है कैलोरीमीटर का। देखो कैलोरीमीटर में होता क्या है कि ये जो आउटर बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा आउटर बॉक्स है,
ये सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए। ऊपर हमने एक लिड लगाया हुआ है। अब देखो इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया और इसके अंदर हमने एक थर्मोमीटर डाल दिया वाटर का टेम्परेचर मापने के लिए। अब हम कहते हैं वाटर रूम टेम्परेचर पे है, तो मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब इसके अंदर आप देख रहे हो जैसे कि एक बॉल है, मेटल बॉल है। अब मैं कहता हूँ कि इस मेटल बॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो मैंने जैसे इसका टेम्परेचर, मैंने इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, मैं क्या करूंगा उस मेटल बॉल को लूंगा और क्या करूंगा इस पानी में डाल दूंगा। और जैसे ही उस मेटल बॉल को मैं उस पानी में डालूंगा या इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पानी में, हॉट ऑब्जेक्ट को इस पानी में डालूंगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि वाटर और ये जो कैलोरी मीटर है, राइट, ये जो है ना हमारा यहाँ पे, ये हमारा कैलोरी मीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा मैंने नेमिंग नहीं किया इसको, तो ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है, ये थर्मोमीटर है, ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, दिस इज हॉट ऑब्जेक्ट, या फिर एक बॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाटर है, दिस इज वाटर, और ये जो कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है उसी को हम क्या बोलेंगे, कैलोरी मीटर। उसी कंटेनर को हम क्या बोलेंगे, हमें कैलोरी मीटर। तो अब देखो यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट ने जो, हॉट ऑब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बाकी कैलोरी मीटर का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है। तो जैसे हॉट ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, ये वाटर जो है उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मतलब यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर एंड प्लस हीट गेन बाय द कैलोरी मीटर टू, क्योंकि कैलोरी मीटर भी हीट गेन करेगा ना। अब जिस बर्तन में गर्म पानी डालोगे तो बर्तन भी गर्म हो जाएगा, तो वैसे ये भी है। तो कैलोरी मीटर, अच्छा जनरली बता दूं मैं आपको, जो कैलोरी मीटर होता है वो कॉपर का बना होता है। यहाँ पे जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैलोरी मीटर इज जनरली मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये जो कैलोरी मीटर कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है उसको हम कैलोरी मीटर बोल रहे हैं, और वो जो है कॉपर का बना होता है। और ये जो सपोर्ट्स हमने लगा के रखे हैं, सपोर्ट्स इसलिए लगा के रखे हैं ताकि इनके बीच में वैक्यूम बना रहे, और वैक्यूम होगा तो क्या होगा कि ये जो है सराउंडिंग के साथ हीट इंटरेक्शन नहीं करेगा। और ये जनरली, और ये जो मैंने क्रॉस कलर लाइन दिखाया रेड में, ये वुडन का होता है, ठीक है, और ऊपर लीड है इसके। तो यहाँ पे देखो हमने साफ साफ लिखा है हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट से जो भी हीट लॉस होगी वो हीट कौन गेन करेगा, हीट गेन बाय द वाटर विच इज प्रेजेंट इन कैलोरी मीटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरी मीटर, एंड कैलोरी मीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर एज आई सेड। नाउ यहाँ पे देखो मैंने जो हीट का फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले देखो आपको मैंने बताया था, इसके पहले हमने बताया था हीट का फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था किसी को याद है? यस, हीट का फॉर्मूला हमने लिखा था हीट लॉस, राइट, या हीट एनर्जी लिखा था हमने, राइट। हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, राइट, हमने ये फॉर्मूला लिखा था, वेयर m इज द मास, c इज द स्पेसिफिक हीट, डेल्टा t इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं कहता हूं मैंने जब इस मेटल बॉल को पानी के अंदर डाल दिया या इस कैलोरी मीटर के अंदर डाल दिया, तो मेटल बॉल का टेम्परेचर मेरे बताया था 100 था। तो अब वो क्या करेगा, अपना टेम्परेचर लॉस करेगा, मतलब सॉरी इसका टेम्परेचर फॉल होगा। क्यों फॉल होगा? क्योंकि वो अपनी हीट एनर्जी लॉस कर रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ और कैलोरी मीटर के साथ। तो वाटर ने इसका टेम्परेचर गेन किया, तो वाटर ने इसका हीट एनर्जी गेन किया और कैलोरी मीटर ने भी इसका हीट एनर्जी गेन किया, तो इनका टेम्परेचर बढ़ गया और इसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल हो जाएगा। और ये ऐसा कब तक होगा, जब तक इन सबका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो जब सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उसके बाद फिर कोई भी हीट जो है एक्सचेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे पता है हॉट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे टेम्परेचर फॉल होने वाला है, तो यहाँ पे जो Q है ना, Q मेरा यहाँ पे एनर्जी है, हीट एनर्जी है हमारा Q यहाँ पे। तो मुझे वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि कितनी एनर्जी यहाँ पे वो लॉस कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब ये C क्या होगा, अच्छा m मेरा होगा मास ऑफ द बॉल, ठीक है, m हमारा होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लेट से MO लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा समझेगा। सो MO इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, CO इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। पहले उसका टेम्परेचर 100 था, लेट से हम बोलते हैं इन सबका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया 45, तो वो 100 से 45 पे आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 45, इनिशियल कितना है 100, तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, ये हमें मिल गया। इक्वल्स टू क्या लिखोगे, Q1 की वैल्यू। अब Q1 क्या है मेरा, हीट गेन बाय द वाटर। फॉर्मूला आंसर वही आएगा फिर से, मास ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर की हम बात करेंगे तो पहले तो हम बोलते हैं मास ऑफ, ये हमने क्या ले लिया, वाटर, और ये हमने ले लिया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखो वाटर का जो टेम्परेचर था, ध्यान सुनना, पहले वो रूम टेम्परेचर पे था, वो हीट एनर्जी को गेन करेगा, तो रूम पे था मतलब 30, गेन करे कितने पे गया, 45 पे गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 लिखोगे, पॉजिटिव वैल्यू है। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी जाओगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे,
मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और फिर से यहाँ पे हम मास किसका लेंगे बच्चों, हम मास यहाँ पे लेंगे किसका, हम यहाँ पे लेंगे मास ऑफ कैलोरीमीटर, तो C लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और डेल्टा T चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, और उसका आंसर भी सेम होगा जितना इसका है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमें जो है फॉर्मुलेस पता है, हम इस फॉर्मुलेस में वैल्यूज पुट करेंगे, हमें देखो मास पता है, डेल्टा T पता है, तो इस ये जनरली हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी का भी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बॉल, अब आपको वाटर का स्पेसिफिक हीट पता है और इस कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि तीनों भी एक साथ निकालने बोलेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर सब C एक साथ निकालने बोला तो हमें नहीं हो पाएगा, राइट। तो देखो हमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया होगा, चेंज इन टेम्परेचर पता होगा, मास ऑफ द वाटर दिया होगा, चेंज इन टेम्परेचर पता होगा, मास ऑफ द कैलोरीमीटर दिया होगा, चेंज इन टेम्परेचर पता होगा। अब लेट से मुझे मास ऑफ द मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने बोला है, तो ये अननोन होगा, बाकी वाटर का और कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक दिया होगा, सबको पुट करो ये मिल जाएगा। कभी कभी क्या होगा, ये दिया होगा बोलेंगे फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ पे पुट करो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर एंड होता है इसी के साथ। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड प्रॉपरली, और तो देख ही लिया आपने, बट इसके बाद जो हम पुट करने वाले हैं, राइट, न्यूमेरिकल पार्ट, तो वो न्यूमेरिकल पार्ट आप देखना, क्योंकि उसमें आपको जो है ये फॉर्मुलेज और ये वाले फॉर्मुलेज बहुत अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो और इसके न्यूमेरिकल भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक द स्क्रीनशॉट।